हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम बहुत सारे एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो चलिए जल्दी से हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी आज के जो एमसीक्यू बेस्ड हैं वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड हैं। हमारे एंटायर मतलब एक तरह से इकोनॉमिक्स के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, इन सब चीज़ों से लेकर बेस्ड हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब मैं उसके आगे ही कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो चलिए ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग थे, तो मैं एक पीछे के लास्ट क्वेश्चन से मैं लूँगी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन था द इनकम लेफ्ट विद द पीपल्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस इज कॉल्ड। मतलब बोला गया है कि व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने के बाद जो आय व्यक्ति के पास बच जाती है। मान लीजिए मेरे क्या है, मान लीजिए मेरे पास प्रत्यक्ष कर क्या है, प्रत्यक्ष कर क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का भुगतान करने के बाद जब मेरे पास कुछ इनकम बच जाएगी तो मैं उसे क्या कहूँगी, पर्सनल इनकम कहूँगी, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहूँगी, डिस्पोजेबल इनकम कहूँगी, या मैं उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहूँगी। देखिए मैं इसे हिंदी में भी लिख दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये है प्रयोज्य आय। ठीक है, याद रखिएगा, प्रयोज्य आय कहूँगी, या मैं एवरेज कैपिटल यानी कि औसत पूंजी, याद रखिएगा, या मैं क्या कहूँगी, औसत पूंजी निवेश कहूँगी। ठीक है, औसत पूंजी निवेश कहूँगी, या मैं उसे पर्सनल इनकम यानी कि व्यक्तिगत आय कहूँगी। ठीक है, व्यक्तिगत आय, या हम उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, तो सकल घरेलू उत्पाद। तो बच्चे याद रखिएगा, जब कोई भी देखिए पर्सनल इनकम क्या मतलब डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। टैक्स को बेसिकली दो भागों में डिफाइन किया गया है। ठीक है, जो टैक्सेस होते हैं उन्हें जनरली क्या, टैक्सेस को पीछे ही जाएंगे गाइस एक बार यहाँ पे। ओके फाइन, तो जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस को दो पार्ट्स में जनरली, मेनली बहुत सारे टाइप्स हैं पर अभी मैं सिर्फ उसके दो टाइप की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, एक है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है प्रत्यक्ष आय, प्रत्यक्ष कर, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं, या डायरेक्ट टैक्सेस वो कर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के इनकम या उसके नेम पर लगते हैं और वो उस व्यक्ति को ही स्वयं पे करने पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि जिसके ऊपर लगा वही व्यक्ति इसको स्वयं उसे पे करेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जिस पर्सन के ऊपर जो लगाए गए हैं वही व्यक्ति उन टैक्सेस को पे करेगा, दैट इज आर डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आप इसे क्या कहेंगे, इसे आप डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है यानी कि अप्रत्यक्ष कर किसी भी पर्सन पे डायरेक्टली नहीं लगते, ये इनडायरेक्टली लगते हैं। ठीक है, ये गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह पे लगते हैं, तो कभी भी ये डायरेक्टली ना लग के इनडायरेक्ट तरीके से लगते हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लग सकते हैं, गुड्स पे लग सकते हैं, ये किसी और चीज़ पे लग सकते हैं। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह पे भी इन्हें लगाया जा सकता है। तो डायरेक्ट टैक्स स्वयं लगते हैं यानी कि किसी पर्सनल व्यक्ति के ऊपर, यानी कि डायरेक्टली लगते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, किस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं गाइस, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मान लीजिए जब मेरी इनकम पे लगता है यानी कि पूनम की इनकम पे लगता है तो उसे सिर्फ मैं ही चुका सकती हूँ, कोई दूसरा मेरे टैक्स को पे नहीं कर सकता। ये है एक डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और दूसरा हो गया इसमें कॉर्पोरेट टैक्स। जब किसी पर्सनल कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, आप इसे क्या कहेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स कहेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब ये है कि ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगता है और जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगा है वही पे कर सकते हैं। मान लीजिए रिजल्ट गुरु है, रिजल्ट गुरु की अपनी इनकम पे लगा है तो इसे रिजल्ट गुरु ही पे करेगा, कोई और उसको पे नहीं कर सकता। ठीक है, कोई और चाहे कि भैया मैं पे कर दूंगा तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, इसे पे तो रिजल्ट गुरु को ही करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो कि स्वयं लगाए जाते हैं, स्वयं के ऊपर लगाए जाएंगे, वो डायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा गुड्स पे लगाए जाते हैं, जो भी गुड्स पे लगता है वो गुड्स
कोई भी व्यक्ति पे कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मेरा आइटम है तो मुझे ही पे करना है, कोई और भी पे कर सकता है, क्योंकि ये टैक्स मेरे नाम पे नहीं लगा बल्कि मेरे गुड पे लगा है, ठीक है। और गुड का टैक्स कोई भी पे कर सकता है, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जीएसटी। क्वेश्चन ये था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को पे करने के बाद अगर आपने ये डायरेक्ट टैक्स पे कर देते हो तो इसके बाद जो इनकम बचती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे डायरेक्ट मेरे पास कितनी 10,000 रुपये मेरी इनकम आई, उसमें से मैंने 200 रुपये टैक्स के पे कर दिए, तो मेरे पास कितने पैसे बच गए, मान लो 2,000 कर दिए तो 8,000 रुपये फॉर एग्जांपल मेरे पास बचे। तो 8,000 मेरी डिस्पोजेबल इनकम है। क्या है, 8,000 मेरी डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगी, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है प्रयोज्य आय, यानी कि जब इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल जाते हैं तो उसके बाद बची हुई इनकम को डिस्पोजेबल इनकम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो सी इज डेफिनेटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सी इसका सही उत्तर है। आपको आंसर क्या करेंगे आप, इसका डी यानी कि आई मीन सी यानी कि डिस्पोजेबल आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, What which of the following is not focus area for the development according to the World Bank? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक के अनुसार विकास के लिए फोकस क्षेत्र नहीं है। मतलब इस पर वर्ल्ड बैंक क्या करती है, वर्ल्ड बैंक इस पर विचार विमर्श नहीं करती। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक उसे इस पर विचार विमर्श करना वो नहीं लगता है, यानी कि मैंडेटरी नहीं लगता है। तो क्या होगा इसका आंसर। तो गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करना। पहला आता है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करना, ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य, ठीक है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करना फर्स्ट। दूसरा आता है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्मॉल फर्म्स, जो ये छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, यानी कि स्मॉल फर्म्स होती हैं, उनका बेसिकली मतलब उनका प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम करना, ठीक है, जो स्मॉल छोटी छोटी फर्म्स हैं। दूसरा आता है प्रूविंग ठीक है, प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर एग्जांपल रोड्स, मतलब जो इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी रोड वगैरह हैं उनको इम्प्रूव करना, या प्रमोटिंग कल्चर एंड हेरिटेज। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो कल्चर एंड हेरिटेज को के क्षेत्र पर फोकस नहीं करती, वो उसका मैटर नहीं है। हाँ, पर वो शिक्षा में बात करेगी, वो प्रोडक्टिविटी की बात करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करेगी, पर वो कभी भी याद रखेगा वो कभी भी कल्चर एंड हेरिटेज की बात नहीं करेगी, यानी कि सांस्कृतिक रूप से उसको नहीं देखती है। इज इट क्लियर। तो सबको शायद ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा गाइस, लिखा भी है, ठीक है। तो प्रोमोटिंग द कीवर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिकमेंड्स दैट कंट्री फोकस ऑन 6 एरिया ऑफ द पॉलिसी टू इम्प्रूव चांसेस टू डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये 6 एरिया पर करती है काम, ठीक है। तो ये क्या करती है, पहला आता है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, इंक्रीजिंग, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया, ठीक है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल फर्म्स, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगी जैसे कि रोड वगैरह। अगला फोर्थ आता है डेवलपिंग एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो उद्योगों से संबंधित पॉलिसी होती है, टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, पॉलिसीज़, ठीक है। फिफ्थ हो गया ये टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। सिक्स्थ ये हो गया ह्यूमन राइट्स एज्योरिंग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन यानी कि ह्यूमन राइट्स को, मानवाधिकार को जीवित रखना, इन सब चीज़ों पे काम करती है, पर लेकिन ये हेरिटेज पे वर्क नहीं करती। अगला आता है द फर्स्ट साइंटिफिक अटैम्प्ट टू मेजर नेशनल इनकम इन इंडिया वॉज, नहीं ये कुछ नहीं है। ओके गाइस, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है बच्चे, यहाँ क्वेश्चन पूछा द फर्स्ट साइंटिफिक अटैम्प्ट टू मेजर नेशनल इनकम वॉज, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये था फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट अटैम्प्ट यानी कि टू मेजर अटैम्प्ट
टू मेज़र नेशनल इनकम, सबसे पहली बार नेशनल इनकम को मेज़र करने का अटैम्प्ट किसने दिया था एक वैधानिक तौर पे, यानी कि नेशनल आय यानी कि राष्ट्रीय आय को मतलब मेज़र करने के लिए, राष्ट्रीय आय को, ठीक है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आय को मेज़र करने के लिए पहला अटैम्प्ट किसका था, ये आप लोगों को बताना है, राष्ट्रीय आय को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताएंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है प्रोफेसर VKRV राव, RC देसाई, शाह एन खम्बता, या फिर फाइंडली, ठीक है, शियारसा नन, देखिए, या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस ये प्रोफेसर VKRV राव जो थे उन्होंने सबसे पहली बार नेशनल इनकम को मेज़र करने की बात करी थी, ठीक है। तो की पॉइंट्स, VK राव, ही वॉज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन एंड एडुकेटर, ही वॉज अ रेसिपेंट ऑफ पद्म विभूषण, द टाइटल ऑफ हीज डॉक्टरल दीज द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। जो इनकी एक डॉक्टरेट थी या इनकी एक वो थी, टाइटल था बुक का भी, वो था द नेशनल इनकम ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1931 टू 1932, ठीक है। पद्म विभूषण से इनको क्या किया गया है, पद्म विभूषण से इन्हें टाइटल्ड किया गया है, ठीक है। और इंडिया के इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे और एक एडुकेटर भी थे। इज इट क्लियर गाइस? तो ये एडुकेटर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और याद रखिएगा गाइस, एक है किताब प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, किताब का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। आप मुझे बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसके ऊपर बेस्ड है देश की पूरी योजना आयोग थी, ठीक है। इसके ऊपर, इस किताब के ऊपर प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस किताब के ऊपर देश की पूरी मतलब हमारा जो हमारी कंट्री की पूरी तरीके से, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पे हमारे देश का वो बेस था, क्या नाम है, योजना आयोग, ठीक है। तो योजना आयोग पूरा बेस था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक ये जो टाइटल है, नामक ये किताब है, ये किसके द्वारा वो करी गई है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो लिखी है, ये लिखी है M विश्वेश्वरैया ने, याद रखिएगा M विश्वेश्वरैया जी ने इसको लिखा है। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया M विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन आता है, What is the main feature of new economic policy launched in year 1991? मतलब बोला गया है कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब लॉन्च हुई थी, यानी कि नई आर्थिक नीति, इसको कहते हैं नई आर्थिक नीति। तो जब नई आर्थिक नीति लॉन्च करी गई थी 1991 में, तो इसका मेन फीचर क्या था? तो पहला है लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण पहला था, लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण। तीसरा था ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब था वैश्वीकरण, ठीक है, दूसरा था ग्लोबलाइजेशन दैट इज वैश्वीकरण, ठीक है। इसके बाद आता है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। तो 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो बेस थी, उसका मेन फीचर क्या था बच्चे? 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी का जो मेन फीचर था वो क्या था, ये पूछा गया आपसे सवाल। तो 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो मेन फीचर था वो था बेसिकली ऑल इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे ही उसके वो थे, यानी कि ये सारे पैरामीटर उसके थे। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी रेफर टू द एक्शंस दैट गवर्नमेंट टेक इन द इकोनॉमिक फील्ड। इट कवर द सिस्टम फॉर सेटिंग लेवल ऑफ टैक्सेशन, गवर्नमेंट बजट, द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट एज वेल एज द लेबर मार्केट, नेशनल ओनरशिप एंड मैनी अदर एरियाज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इनटू द इकोनॉमी। मतलब देखिए ये जो करा गया था ना, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको संपूर्ण रूप से सुधारात्मक कार्य के लिए बेसिकली किया गया था। नए इकोनॉमिक टर्म्स को सुधारने के लिए, नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बेहतर बनाने के लिए ये काम बेसिकली किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला है 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। 1991 में बाय 1985 इंडिया हैड स्टार्टेड हैविंग बैलेंस ऑफ पेमेंट
प्रॉब्लम्स। देखिए इसको बनाने का एक रीज़न 1985 के इकोनॉमिक क्राइसिस भी थे, जब भारत ने क्या किया था। देखिए हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर दे रही हूँ आपको। जब भारत में क्या हुआ था, जब भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स आई थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है भुगतान शेष। क्या होता है? भुगतान शेष। भुगतान शेष का मतलब होता है कि भुगतान शेष क्या होता है? भुगतान शेष होता है जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जहाँ पे एक्सपोर्ट बराबर है इंपोर्ट के, ठीक है। तो जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है, तो वो आपका भुगतान शेष है, ठीक है। आप क्या कहोगे? उसे भुगतान शेष कहोगे। तो भुगतान शेष का मतलब है जहाँ पर एक्सपोर्ट बराबर है इंपोर्ट्स के। तो जब ये वाली, अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, इंपोर्ट कम हो जाता है, एक्सपोर्ट या इनमें अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो देश की करेंसी पर भी उसका असर पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम हुई थी, दिस इज ड्यू टू मोर एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट वेयर द इनकम जनरेटेड वर लॉस। मतलब हुआ क्या था कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यानी कि उसका व्यय बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसके अकॉर्डिंगली जो इनकम होती है वो बहुत कम हो रही थी। तो जब व्यय ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए तो ये तो लॉस है, तो कंट्री का लॉस हो रहा था। इन एडिशनल हेयर आर ह्यूज डिस्पैरिटीज बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय द एंड 1990 इट वाज अ सीरियस कंडीशन क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। मतलब फिर क्या हुआ? डिस्पैरिटीज यानी कि असमानताएं बहुत ज़्यादा फैलने लग गई, विषमानताएं, ठीक है, विषमता बहुत ज़्यादा होने लग गई, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में। देखिए हमारी इकोनॉमी में अगर हम अपने घर की भी बात करें, हमारा इनकम बहुत ज़्यादा कम है और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो हमारे देश बोल रही हूँ, हमारे घर की आर्थिक स्थिति तो वैसे ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इस कंडीशन में ख़राब होना मुनासिब है। कंडीशन ख़राब होगी होगी, क्यों होगी कंडीशन ख़राब? क्योंकि हमारे क्राइसिस इतने बड़े पड़े हैं, तो उस कंडीशन में वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? बाय एंड ऑफ द 1990 इट वाज अ सीरियस इकोनॉमिक इशू। 1990 के समय पे ये बहुत ज़्यादा सीरियस इकोनॉमिक इशू बन गया, ठीक है। तो इसको आप एक सीरियस इकोनॉमिक इशू के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके लिए एक सॉल्यूशन किया गया। द गवर्नमेंट वाज क्लोज टू डिफॉल्ट, इट्स सेंट्रल बैंक हैड रिफ्यूज क्रेडिट इन 1991। इंडिया मैट विद इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटेड टू द एक्सटर्नल डेब्ट। इंडिया के अंदर जो रिजर्व बैंक थी, रिजर्व बैंक ने भी किसी भी प्रकार का लोन संबंधित चीज़ें देना बंद कर दिया, क्योंकि क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए एक्सटर्नल डेब्ट्स की वजह से। तो द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट ऑन इट्स बोराइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था कि वो जितनी भी रीपेमेंट्स हैं, जितना भी लोगों का पैसा बचा हुआ है, इंटरेस्ट पे करना है या जो भी पे करना है, उनको वो वापस दे दे, ठीक है। तो उनको वो वापस दे दे, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विच वी मेंटेन टू इम्पोर्ट petrol and other import items dropped to level that was not sufficient to last even a fortnight। मतलब देखिए हुआ क्या कि उस समय पे हमारा जो हम कुछ ना फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन करते हैं अपनी कंट्री के बाद दूसरी कंट्री के करेंसी में, तो वो फॉरेन रिजर्व्स भी कम्प्लीटली ख़त्म होने के कगार पे आ गए थे, यानी कि उसमें 2-4 नाइट चलाने का भी अब काम नहीं था। द क्राइसिस वॉज फर्दर कंपाउंडेड बाय द राइजिंग प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल गुड्स। फिर क्या हुआ? जब इस तरह के क्राइसिस होते हैं तो सिंपल सी बात है, महंगाई बढ़ जाती है। तो वही हुआ, महंगाई बढ़ गई, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और चीज़ें करी गई, ठीक है। क्या किया गया? उसके करने के लिए आया लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण। उदारीकरण का क्या था? लिबरलाइजेशन वॉज डन इन वेरियस सेक्टर्स इन द फॉलोइंग वे था: डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, ठीक है। मतलब बोला गया था कि विभिन्न क्षेत्रों में उदारीकरण निम्नलिखित तरीके से हुआ। उदारीकरण का मतलब है वहाँ पे टैक्सेशन ख़त्म कर दी गई, वहाँ पे लाइसेंसिंग ख़त्म कर दी गई, नॉट टैक्सेशन, लाइसेंसिंग ख़त्म कर दी गई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना काम खुद कर सकें, ठीक है। तो लाइसेंसिंग वगैरह क्या कर दी गई? वहाँ पे ख़त्म कर दी गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने काम को खुद कर सकें, ठीक है। तो जैसे कि वित्त के क्षेत्र थे, वित्तीय नियमन क्षेत्र थे, औद्योगिक क्षेत्र थे, विदेशी मुद्रा सुधार क्षेत्र थे, तो इन सभी में ऐसा किया गया। अगला था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है इट मीन्स द रेफर टू असेट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन हेल्प इन इम्प्रूविंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। इट हेल्प टू स्ट्रॉन्ग इनफ्लो ऑफ एफडीआई। प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ? भारत में एफडीआई एंटर हुई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर साथ में मिलकर काम कर रहा है, या फिर हम पब्लिक सेक्टर में भी घुस
सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के लोग, तो वो प्राइवेटाइजेशन है। तो प्राइवेटाइजेशन के तहत बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल, क्योंकि इतने ज़्यादा क्राइसिस थे, उनको सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ता। तो उनको सुधारने का तरीका ये ढूंढा गया कि क्या करिए, नए नए फॉरेन एक्सचेंजेस को इंडिया में लेके आइए। तब हमारे देश में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंटर हुआ। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इनकी जो मेन पेरेंट कंपनी होती है वो विदेश में होती है, पर वो यहाँ पे आके अपनी फ्रेंचाइजीज़ को खोल देते हैं, अपने बिजनेस को इधर एक्सेस कर रहे हैं, पर लेकिन जो इनकी मेन वो है वो कहाँ पर है, वो भारत में नहीं है। ठीक है, एफडीआई हमेशा मोर देन 10% होती है, याद रखिएगा। जो भी कंपनी का शेयर है या फिर कम वो है, उसमें 10% से ज़्यादा ही होती है। पर अगर मैं बात करती हूँ एफआईआई, एक और टर्म होती है दैट इज़ एफआईआई। एफआईआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन एफडीआई हमेशा पर्टिकुलर गुड्स सर्विसेज एक प्रॉपर ऑफिस बना के दी जाती है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स। पर लेकिन एक होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो हमेशा इन फॉर्म ऑफ पेपर होती है, लाइक सिक्योरिटीज़ खरीदना। कोई भी कंपनी के इन्वेस्टर इंडिया में आए, उन्होंने हमारे देश में कुछ बिजनेस नहीं डाला, कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या किया, सिक्योरिटीज़ खरीद ली, शेयर्स खरीद लिए, डिवेंचर्स खरीद लिए, दैट इज़ एफआईआई। ओके, एंड याद रखिएगा एफडीआई जो होती है, याद रखिएगा एक चीज़, एफडीआई जो होगी हमेशा, एफडीआई हमेशा मोर देन 10% होती है, बल्कि एफआईआई हमेशा लेस देन 10% होती है। याद रखिएगा, ये मोर देन 10% एंड लेस देन 10%। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक पैरामीटर है, पता होना चाहिए आप सभी को। मोर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए, ज़रूर पता होना। अगला आता है ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ द इंटरनेशनल इंटीग्रेशन अराइजिंग फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ वर्ल्ड व्यूज़, प्रोडक्ट, आइडियाज़ एंड म्यूचुअल शेयरिंग एंड देयर एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। एक था ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब था कि भारत के अंदर आना है, और भारत में वैश्वीकरण का मतलब हम लोग भी जा रहे हैं, हम अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बाहर कंट्रीज़ में भी कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से भी अपना कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से अपनी चीज़ें कर रहे हैं, वो भी वहाँ से अपनी चीज़ें कर रहे हैं, तो दैट इज़ वैश्वीकरण के नाम से ये चीज़ जानी जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैश्वीकरण विश्व के विचारों, उत्पादों, विचारों और आपसी साझाकरण और संस्कृति के अन्य पहलुओं के आदान प्रदान से उत्पन्न होने वाली राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया है। मतलब देखिए, हम जब किसी कंट्री से एसोसिएट होते हैं, उनसे मिल रहे जुल रहे हैं, हम उनका कल्चर सुन रहे हैं, वैश्वीकरण हुआ जब भी तो वेस्टर्न कल्चर भी आया। ठीक है, हम उनके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम वहाँ पे सेल कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, दो कल्चर आपस में मिलते हैं। क्या होता है, दो कल्चर का आदान प्रदान एक कल्चर में हो रहा है। ठीक है, तो वैश्वीकरण, अगर देखिए ये क्यों किया गया, 1991 की पॉलिसी क्यों लगाई, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे, तो चीज़ों को जब आप मॉडर्नाइज नहीं करोगे, चीज़ों को बदलोगे नहीं, तो हम तो डूब जाते पूरा। इसीलिए 1991 में ये चीज़ें कुछ करी गई, जैसे वैश्वीकरण हुआ, थोड़े इन्वेस्टर हमारी कंट्री में आए, तो हमारी इंडिया का जो आउटफ्लो है, जो कि बिगड़ रहा था पूरा, वो कहीं ना कहीं सामंजस्य में लाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अगला आता है, तो बच्चे यहाँ पे दिया भी गया है, देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है। 99 इकोनॉमिक रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और स्टेबलाइजेशन मेजर्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में 3 तरह की चीज़ें बनाई गई। ठीक है, याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में 3 तरह की चीज़ें इन्होंने बनाई। एक तो था, याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए पहला था प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। ठीक है, एक था निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, दैट इज़ प्राइवेट, निजीकरण मैं गलत लिख रही हूँ आई थिंक, निजीकरण दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। दूसरा था लिबरलाइजेशन, दैट इज़ उदारीकरण। ठीक है, ये था उदारीकरण। ठीक है, और एक था वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। एक था क्या, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इनका जो मेजर, स्टेबलाइजेशन मेजर ये था कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, उन इकोनॉमिक क्राइसिस को बेटर और बेहतर करने के लिए ये चीज़ें करी गई। तो प्राइवेटाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन में क्या किया, ठीक है, डीरेगुलेशन किया गया, क्योंकि रेगुलेशन का मतलब है कि जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काम करे या फिर जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट काम करे, तो डीरेगुलेट करी गई पावर्स। ठीक है, जिससे कि उसमें प्राइवेट सेक्टर भी एंटर हो पाए, तो डीरेगुलेशन किया। फाइनेंशियल सेक्टर को एंटर कराया, टैक्स रिफॉर्म्स किए। ठीक है, फॉरेक्स रिफॉर्म किए, इन सब पॉलिसीज़ में चेंजेस करे गए, क्योंकि ये चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये चेंजेस नहीं होते तो हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म सुधर ही नहीं पाती, हमारी जो इतनी क्राइसिस हुई थी वो क्राइसिस बेटर हो ही नहीं पाती। तो इसके चलते बहुत ज़्यादा चीज़ें करी गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आता है गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, यानी कि स्वर्णिम क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, स्वर्णिम क्रांति के बारे में पूछा गया है। तो आता है प्रीसियस मिनरल से रिलेटेड है, पहला प्रीसियस मिनरल से रिलेटेड है, दूसरा बोलता है पल्सेस यानी कि दाल से रिलेटेड है, जूट से रिलेटेड है, या हॉर्टिकल्चर एंड हनी से रिलेटेड है। गोल्डन रिवोल्यूशन यानी कि स्वर्णिम क्रांति, ठीक है, गोल्डन रिवोल्यूशन को हिंदी में क्या कहेंगे, स्वर्णिम क्रांति कहेंगे, क्या कहेंगे, स्वर्णिम क्रांति। तो स्वर्णिम क्रांति किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चे, तो गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द हॉर्टिकल्चर एंड हनी, ठीक है, डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। सो गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द हॉर्टिकल्चर एंड हनी, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर और हनी से रिलेटेड है। साथ ही साथ बच्चे कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा गोल्डन रिवोल्यूशन में आप लोग ये भी याद रखिएगा गार्डनिंग से भी संबंधित है, गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, गार्डनिंग से भी रिलेटेड है। सो वेल आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है, तो गार्डनिंग से भी रिलेटेड है। तो द गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर एंड हनी। It started in 1991 and lasted till 2003. Father of gold revelation is निरपख ठीक है टुटास, निरपख टुटास। द गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द जूट प्रोडक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जरा मैं कुछ चीज़ें नोट करना चाहूँगी। देखिए इसको स्टार्ट कब किया था गोल्डन रिवोल्यूशन, जब हमारे देश में इतने ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे थे, उसी दौरान गोल्डन रिवोल्यूशन को भी स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था। गोल्डन फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन निरपख टुटास को बेसिकली फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन कहा जाता है। द गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू जूट प्रोडक्शन, ये किससे रिलेटेड है, जूट के प्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि इट्स रिलेटेड टू द जूट प्रोडक्शन, तो ये किससे संबंधित है, ये जूट से संबंधित है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके गाइस, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे और अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जूट से रिलेटेड है, जूट से, ठीक है। तो यहाँ पे आता है, आगे बढ़ते हैं गाइस। हाँ एक और चीज़ है याद रखिएगा, एक है हरित क्रांति बच्चे, एक है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो की गई थी याद रखिएगा, हरित क्रांति जो की गई थी वो किस चीज़ से की गई थी, हरित क्रांति के जो पिता माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पिता माना जाता है, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पिता माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। इंडिया के अंदर याद रखेगा, इंडिया में एम.एस. स्वामीनाथन। अगर वर्ल्ड में बात करता है, विश्व में, तो ये नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। किसे माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉन्ग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है विश्व में। किसे, नॉर्मन बोरलॉन्ग को। हरित क्रांति हुई थी व्हीट कॉर्न राइस, ठीक है, व्हीट कॉर्न राइस, गेहूं चावल मक्का के लिए भारत में हरित क्रांति करी गई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, व्हीट कॉर्न राइस के लिए हरित क्रांति। अब देखिए कुछ रिवोल्यूशंस दिए गए हैं, जैसे कि ब्राउन रिवोल्यूशन जो किया गया, भूरी क्रांति इसको कहते हैं हिंदी में, भूरी क्रांति जो हुई थी ये लेदर और कोकिया के लिए हुई थी, ठीक है, तो लेदर के लिए की गई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड स्पेशली व्हीट कॉर्न राइस, गेहूं चावल मक्का के लिए। ग्रे रेवोल्यूशन जो किया गया ये फर्टिलाइजर्स के लिए, उर्वरक जो होते हैं ना, उर्वरकों के लिए किया गया था, मतलब ग्रे रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन ऑनियंस के लिए किया गया था। साथ में श्रिम्प प्रोडक्शन, श्रिम्प का मतलब होता है बेटा झींगा, झींगे के लिए किया गया था, ठीक है। फॉर द श्रिम्प प्रोडक्शन के लिए जो किया गया था वो पिंक रेवोल्यूशन किया गया था। झींगा एक टाइप ऑफ मछली है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच फाइबर की होती है, मतलब रिच प्रोटीन युक्त होती है, जो शायद बहुत मछलियों में महंगी मिलती होगी मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता है ना। तो ये मतलब पिंक रेवोल्यूशन उस चीज़ से संबंधित है। रेड रेवोल्यूशन टमाटो प्रोडक्शन, यानी कि जो टमाटर होते हैं ना उनके लिए किया गया था। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन, यानी कि आलू के उत्पादन के लिए राउंड रेवोल्यूशन किया गया था। अगला है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए किया गया था सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। बल्कि सिल्वर रेवोल्यूशन, देखिए सिल्वर फाइबर अलग है और सिल्वर फाइबर अलग है और सिल्वर अलग है, ये बात याद रखना। तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन के प्रोडक्शन के लिए किया गया है, बल्कि सिल्वर रेवोल्यूशन एग के प्रोडक्शन के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना, एग के प्रोडक्शन के लिए। वाइट रिवोल्यूशन डेयरी मिल्क प्रोडक्शन के लिए किया गया था वाइट रिवोल्यूशन, ठीक है। वर्जिस कुरियन इसके पिता माने जाते हैं, वर्जिस कुरियन,
ठीक है। वर्जिस कुरियन जो हैं वो वाइट रिवोल्यूशन के पिता माने जाते हैं, वर्जिस कुरियन, ठीक है, याद रखिएगा। येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए किया गया था, यानी कि ऑयल्स वगैरह के प्रोडक्शन के लिए। ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन, ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए, पेट्रोल कच्चे तेल वगैरह के लिए। एक था येलो रिवोल्यूशन। येलो रिवोल्यूशन किसके लिए? मस्टर्ड ऑयल के लिए, यानी कि सरसों के लिए, स्पेशली मस्टर्ड ऑयल वगैरह के लिए येलो रिवोल्यूशन। अगला आता है बच्चा, ठीक है। तो येलो रिवोल्यूशन उस चीज़ के लिए बेसिकली किया जाता है। किसी को अभी नहीं समझ आया, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, एनी क्वेश्चन एंड डाउट्स, सो प्लीज़ टेल मी गाइस, मैम नहीं समझ आया, दोबारा बता दो या वटेवर। गाइस इसके साथ साथ ना कुछ और चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे कि जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी। फाइन गाइस, तो यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जो कि ये है, देखिए यहाँ पर याद रखिएगा गोल्डन अलग है और गोल्डन फाइबर अलग है। पेपर में क्वेश्चन आता है ना कि गोल्डन रिवोल्यूशन का बताइए, तो उसमें ना गोल्डन फाइबर का भी आंसर दिया होगा, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। गोल्डन अलग है, गोल्डन फाइबर अलग है, सिल्वर अलग है और सिल्वर फाइबर अलग है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि देयर इज़ नॉट डिफरेंट, दोनों के अंदर डिफरेंस है और इन दोनों डिफरेंसों को आपको पता होना चाहिए और कंपलसरी पता होना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो मुझे नहीं लगता किसी को अब कोई क्वेश्चन, क्वेरी एंड डाउट्स हैं, अगर हैं तो पूछ लें, नहीं है तो भी पूछ लें। तो गाइज़ ये अभी हम यहाँ पर ही ओवर करेंगे और आई थिंक ये सभी को समझ आ गया होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज़।